आप सभी को नमस्ते। जेबी पब्लिक स्कूल दयानंद नगर महसपुर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग सीबीएसई नई दिल्ली के तत्वाधान में अनेकों प्रशिक्षण दे रहे हैं और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और यह हमारे साहित्य विषय से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। और उसी साहित्य से संबंधित आज सभी लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। निश्चित रूप से आज के इस सेशन से हम सभी लोग बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। और आज के हमारे प्रशिक्षक हैं हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री सुनील कुमार यादव जी, और निश्चित रूप से उनके सेशन से हम लोग काफी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो बिना विलंब किए मैं श्री सुनील कुमार यादव सर जी को आग्रह करता हूं कि वो आए और आज के अपने शिक्षक संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी लोगों को नमस्ते। जेबी पब्लिक स्कूल दयानंद नगर महसपुर में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार यादव, मेरा टॉपिक है, विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हिंदी जो भाषा है हम भारतवासियों के लिए मातृभाषा कहा गया है, मातृभाषा है। और हिंदी को हम लोग इतना सहज रूप में बोल लेते हैं, बड़ा ही रसदार, बड़ा ही मधुर भाषा, बड़ा ही सुंदर। इसीलिए मैं सबसे पहले हिंदी के महान कवि बसंत कुमार की एक रचना है कि हो गई है पेड़ पर्वत सीधी भूमि चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जरूर चाहिए, हो गई है पेड़ पर्वत सीधी भूमि चाहिए। हमारे हिंदी के महान कवि बसंत कुमार। हिंदी का साहित्य सृजन, हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे करें, सृजन कैसे करें, इसका निर्माण कैसे करें। साथियों, हमारा इतिहास है, प्रेमचंद, रामधारी सिंह, जयशंकर प्रसाद, अनेक ऐसे साहित्यकारों ने हिंदी की आत्मा को निकाल करके हम लोगों के पास रखा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्रिय रचना है, कलम आज उनकी जय हो। मैं आपको उनकी थोड़ी सी इस कविता को लय स्वर में गा करके सुनाना चाहूंगा, क्योंकि एक साहित्यकारों को उनका संगीत का समझ भी होना चाहिए। कवि को जाकर के बच्चों में खूब सुंदर से बच्चों को समझा सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। तो कलम आज उनकी जय हो, मैं जरा सुनाना चाहता हूँ। कलम आज उनकी जय हो, आज उनकी जय हो, कलम आज उनकी जय हो, आज उनकी जय हो। जनास्थियां बारी बारी
आज उनकी जय हो, आज उनकी जय हो। हमारे राष्ट्रकवि यह कविता बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय हुआ। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव के थे, मैं बताना चाहूंगा एक से एक कविताओं की रचना हमारे दिनकर जी ने किया है। साहित्य सृजन हम चाहेंगे कि हमारा जो अगला प्रश्न है साहित्य सृजन और लेखन, बहुत ही सुंदर विषय है। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन और लेखन। सबसे पहले प्रश्न आता है कि साहित्य किसे कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हैं। साहित्य, हिंदी साहित्य बहुत ही सुमधुर, बहुत ही मिश्रभाषी, बहुत ही माधुर्य लेकर के यह हिंदी साहित्य का सृजन होता है। हिंदी साहित्य हमारे देश में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषाओं में बहुत ही सुंदर सुंदर कवियों की रचना है जो हिंदी साहित्य को लेकर के अपने आप में समय के लिए चल रहा है। आगे से देखिए, लैटिन साहित्य से उत्पन्न हिंदी साहित्य का अर्थ है अक्षरों के साथ गठित लेखन। साहित्य आमतौर पर रचनात्मक कल्पना के कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें कविता, नाटक, कल्पना, गैर कल्पना, पत्रकारिता और कुछ उदाहरण में गीत भी शामिल हैं। हमारे हिंदी साहित्य में कुछ साहित्यकारों ने सुंदर नाटक की रचना करी है, जैसे जयशंकर प्रसाद की एक सुंदर नाटक ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी की रचना हमारे जयशंकर प्रसाद की यह बहुत ही सुंदर रचना है। हमारे राम और भरत मिलाप, हमारे सीता वनवास, ये सारी रचनाएं जो हैं ये सारे नाटक का रूप धारण करता है। महाभारत, रामायण में जो हमारे बीच जो ये घटनाएं हैं, द्रौपदी चीरहरण, ये महाभारत में बहुत ही सुंदर नाटक है, बहुत ही सुंदर यह दृश्य है, परिदृश्य है। सोचने की बात है, हिंदी में भरत और राम का जो संवाद है, भाई भरत अपने भाई, बड़े भाई राम को सिंहासन देना चाहता है, जबकि उनकी माँ कहते उनसे छल करके राम को जो सिंहासन मिलना चाहिए वो सिंहासन नहीं देना चाहती है और अपने पुत्र भरत को देना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए, साहित्यकारों ने, कवियों ने कितना सुंदर इसे उड़ेला है, कितना सुंदर इसे स्पष्ट किया है, दिल निकाल करके आगे रखा है कि भरत अपने भाई, अपने बड़े भाई राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। अयोध्या का राजा बने तो राम बने, लेकिन यहाँ मान गई अपने बेटे भरत को बनाना चाहती है, क्योंकि राजा दशरथ ने अपना वचन दे रखा है। इसीलिए कहती है कि नहीं, मेरा बेटा भरत राजा का गद्दी संभालेगा, अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन भरत देखिए अपनी माँ को भी कटु बातें बोल करके सारी प्रजा को साथ लेकर के और अपने भाई राम को, अपनी सीता मैया को लाना चाहते हैं।
और अपने अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। यह है हमारा भरत और राम का संवाद। कितना सुंदर। द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी आज दुशासन उसे खींच करके लाता है, जबकि द्रौपदी कौरव की सभा में आने लायक नहीं है। आज उसके साथ शारीरिक समस्या है, फिर भी दुशासन उसे खींच करके लाता है और द्रौपदी चीख करके पुकारती है। जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य सभी के सभी गुरुदेव बैठे हैं, उनके सामने द्रौपदी का अपमान होता है। यह है हमारा द्रौपदी चीरहरण। आइए और अगला स्लाइड। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। सचमुच में जहाँ साहित्य नहीं वहाँ भाषा नहीं। साहित्य के बिना हमारा भाषा कुछ रह नहीं जाता है, भाषा में कुछ रस नहीं रहता। तो देखिए, साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हांसी के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। जहाँ साहित्य है वही जीवन है, जहाँ साहित्य नहीं वहाँ जीवन नहीं। साहित्यकार समाज और अपने रूप को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता है। साहित्यकार समाज को साथ लेकर के चलता है। समाज की रचना, उनकी रचना समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है। क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक ग्राह्य है। साहित्य की उपयोगिता में भी साहित्य की प्रासंगिकता है। साहित्यकार के अंतस में युग चेतना होती है और यही चेतना साहित्य सृजन का आधार बनती है। श्रेष्ठ साहित्य और अपना स्तर पर व्यक्ति और समाज को संस्कारित करता है, उसका योग चेतना से साक्षात कराता है। अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है? श्रेष्ठ साहित्य, सुंदर साहित्य, साहित्यिक विधाओं का उद्देश्य क्या है? क्या आत्मतुष्टि अथवा सुखानुभूति और प्रेरणा या संदेश या जागृति? संवेदना ही एक ऐसी चीज है जो साहित्य और समाज को जोड़ती है। संवेदनहीन साहित्य समाज को कभी प्रभावित नहीं कर सकता और वह मात्र मनोरंजन कर सकता है। सिर्फ मनोरंजन के द्वारा ही साहित्य को जीवित रखना संभव नहीं है। हम सिर्फ मनोरंजन करें जिसमें साहित्य ना हो तो फिर वहाँ साहित्य रह नहीं जाता, वहाँ हमारा मन नहीं लगेगा। हम अपने बच्चों को कैसे साहित्य में रुचि रख सकते हैं जब जिस साहित्य में रस नहीं हो, जो साहित्य सुंदर ना हो, जो साहित्य पढ़ने लायक ना हो, जो साहित्य मन पे प्रभाव न डाले, वह साहित्य कहाँ? तो साहित्य के लिए हमें उसके माधुर्य को बनाना पड़ता है, सुंदर बनाना पड़ता है। आइए अब देखिए, साहित्य में कुछ समालोचक हैं। आचार्य द्विवेदी जी, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकृष्ण वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि ये समालोचक हैं और जिन्होंने कहानी का निर्माण किया है, जिन्होंने सुंदर सुंदर कहानी का निर्माण किया है, उन कहानीकार का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार, उनका कहानी सुनने के बाद, उनका कहानी पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वह दृश्य हमारे सामने चित्रण हो रहा है, वह फिल्माया जाता है। मुंशी प्रेमचंद एक गांव की अगर कहानी लिखते हैं तो लिखते हैं, जीवंत कहानी होता है, पढ़ने में हम लोगों का मन लगता है, बच्चे उस कहानी को दिल से पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, विनोद शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, पंत, द्विवेदी, निराला,
कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, हृदयेश, मनु बुंदेली आदि के लेखक हैं। उपन्यासकार और उपन्यास में रचना उन्हें मुंशी प्रेमचंद ने भी खूब सुंदर उपन्यास की रचना करी है। प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, उग्र, हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, गुरुदत्त, श्रद्धाराम भिल्लौरी आदि उपन्यासकार। नाटककार जयशंकर प्रसाद, मैंने पहले ही बताया नाटककार में जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी बहुत ही सुंदर नाटक उन्होंने लिखा है। आदि सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा आदि नाटककार हैं। आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू, पद्म सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये सभी हमारे अगला स्लाइड है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का इतिहास तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है हमारा हिंदी साहित्य। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, कारिका का भी विकास हुआ है। विक्रमी संवत 1800 के उपरांत भारत में अनेक जातियां व्यापार करने के लिए उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की पारस्परिक से लाभ उठाकर अपने गैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेज अपने शासनकाल को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के गद्य की रचना राष्ट्रभाषा देकर देखी। राष्ट्रभाषा तो हमारी हिंदी है, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की रचना की। आर्य समाज के ग्रंथ की रचना करके हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा काम किया है। अंग्रेजी मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी गद्य में ही छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों की प्रधान कार्य को हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। सुशील कुमार शर्मा, उनका कहना है कि साहित्यकार का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हांसी के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। जहाँ साहित्य है वही जीवन है, जहाँ साहित्य नहीं वहाँ जीवन नहीं। अच्छा साहित्य क्या है? हमारा जो साहित्य है वो अच्छा साहित्य क्या है? तो साहित्य है, साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्य के बिना हमारा यह संस्कृति जो है और सभ्यता जो है वो निर्जीव है, वो मृतप्राय है। आइए आगे हम देखते हैं। साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक वह ग्राह्य है।
अब देखिए हम आगे की स्लाइड में लेखकीय कार्य सचमुच उपासना है, अमरता की ओर ले जाने का पथ है। कहते हैं कही गई बात मिट जाती है किंतु लिखी हुई बात अमर हो जाती है। हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है वह मिट जाती है, वह सुनने के बाद वो फिर हवा में विलीन हो जाती है, वायुमंडल में वो विलीन हो जाती है। लेकिन जो पेन पेपर से लिखा जाता है वह वर्ष हमारे बीच रहता है, वह नहीं मिटता। कभी का ये पंक्ति है कि जो कह दिया सो बह गया, जो कह दिया सो बह गया, जो लिख दिया सो रह गया, एक प्रवाह बन गया, दूसरा शाश्वत हो गया। कई बार किसी कहानी या मर्मांतक प्रसंग को पढ़कर मेरी आंखें बरबस सजल हो उठती है। जैसे रामायण में और महाभारत में कई प्रसंगों पर बहुत ही सुंदर प्रसंग पे कवियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग को रामायण और महाभारत से निकाल करके आपके सामने रखा है। जैसे द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग, सीता की अरुण परीक्षा या वनवास के बाद अहिल्या प्रसंग, अहिल्या गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या अपने पति गौतम बुद्ध के श्राप से वह पूरा जीवन पत्थर का बन करके रही। जब भगवान राम उस रास्ते से जाते हैं तो अहिल्या तो गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या को श्राप मिला। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। देखिए भगवान का श्लोक मिलता है, भगवान श्री राम का चरण उस पत्थर से जाकर जाता है, पत्थर को छूता है और अहिल्या फिर से नाम रूप धारण कर लेती है। यह है अहिल्या प्रसंग। चित्रकूट में भरत और राम के मिलन का प्रसंग, इन सबको पढ़ करके हर बार आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह निकलता है। कई बार साहित्य या कला की पूर्णता तो भावों से जुड़ने पर ही सार्थक होती है। जिस प्रसंग या घटना के प्रति मन एक रूप हो जाता है, जिससे पाठक अपने आप को जोड़ लेता है या रचना में पाठक स्वयं को भी अनुभव करता है। कोई भी कहानी है जो पाठक है अपने आप को जोड़ता है, वहां पे खुद वो सोचता है कि वो पात्र मैं ही खुद हूँ, मैं हूँ, और वो जीता है तो वह जीवंत होता है कहानी। और ऐसे ही बड़ा ही सुंदर हमारा जो रामायण और महाभारत का यह प्रसंग हमारे हिंदी साहित्य को जीवंत करता है। आइए अगली स्लाइड में देखिए। कवि ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कभी, आग से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कभी, आग से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बड़ी होगी कविता अनजान। सचमुच में जिन्होंने कविता की रचना करी, जिन्होंने साहित्य की रचना की, वह वियोगी होगा। उनके मन इतने निर्मल होंगे, इतने सुंदर होंगे, वो इतने बहुत ही खूबसूरत विचार वाले होंगे जो अपने जीवन को उस कविता के साथ जोड़ करके कविता की रचना किए होंगे, साहित्य की रचना किए, तभी जाकर के उनका साहित्य सजीव होता है और तभी जाकर के पाठकों के दिल में उतरता है। साहित्य सृजन साधना है, व्यक्ति जीवन की आंच पर तपता है और उन अनुभूतियों को शब्दों के सांचे में ढालकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जीवन हमारा यह जो जीवन है उसमें हम ढलते हैं और उसी के आंच पे तप करके हमारा जो अनुभव है वो निकल के आता है। सबके पास है दिखाता भी नहीं, साधना
साहित्य सृजन व्यक्ति जीवन की आंच पर तपता है और उन अनुभूतियों को शब्दों के ढांचों में ढालकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। व्यक्ति का जीवन और अनुभव, साहित्यकार का जीवन, साहित्यकार का जीवन बड़ा ही निर्मल होता है, बड़ा ही सुंदर होता है और वो अपने अनुभवों को अपने कलम की स्याही से लिख करके हम लोगों के बीच, पाठकों के बीच प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हमारे साहित्यकार होते हैं। भाषा बोली में जानने समझने की उत्सुकता भी हम सब लोगों में होती है। साहित्य में रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में जो साहित्य है, हमारे जो महाकाव्य है उनमें जो साहित्य है, कथा संग्रह, समीक्षा, गीत इत्यादि को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, छंद को गाते हैं, कविताओं की रचना को गाते हैं और गा करके अपने पाठकों के बीच प्रस्तुत करते हैं। ऐसा होता है हमारा सुंदर सा साहित्य सृजन एवं लेखन। हिंदी साहित्य काव्यांश तथा गद्यांशों का सोने का पिटारा है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह आभूषण के बिना स्त्री अधूरी होती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य के बिना हिंदी भाषा अधूरी है। हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के बिना अधूरी है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी साहित्य को सुनहरा बनाने वाले हिंदी साहित्य के लेखक, हिंदी साहित्य के लेखक ने गद्यांशों को इतना रुचिकर और आकर्षक लिख दिया है कि हिंदी साहित्य को पढ़ना सभी को अच्छा लगने लगा है। हमारा साहित्य रोचक हो, हमारा साहित्य पढ़ने में पाठकों को मन लगे, हमारे बच्चे उसे दिल से ले पढ़े तो हमारा साहित्य रोचक होता है, हमारा साहित्य सुंदर होता है। हिंदी साहित्य आज से नहीं चला आ रहा है। कहा जाता है कि आदि मानव के द्वारा पहला साहित्य प्राप्त हुआ था। ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के लेखक द्वारा शब्दों को हिंदी साहित्य में मानो सुनहरे अक्षरों से लिखा हो। तो इसी के साथ हम लोग बहुत ही सुंदर हिंदी साहित्य की कल्पना कर सकते हैं। अगले साहित्य देखिए, हिंदी साहित्य का जो कार्यकाल है, जो अवधि है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हमारा जो काल है भक्ति काल, 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल कहा गया है। रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रीति काल कहा जाता है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात यह जो है आधुनिक काल है। कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। प्रेमचंद, सीताराम सेकसरिया, लीलाधर नंदनोई, प्रहलाद अग्रवाल, अंतोन चेखव, मीरा फाजली, रघुनाथ केलेकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी हमारे हिंदी साहित्य के साहित्यकार रहे हैं। आइए, साहित्य का केंद्रीय तत्व भाव है और कल्पना उसे प्रभावी रूप प्रदान करती है। भाव और कल्पना, भाव हमारे मन का भाव, वो किसी भी साहित्य को जीवंत बना देता है, जीवित करता है। और हम कल्पना करते हैं कि हमारा यह जो माहौल है, हम कल्पना में दिखाते हैं, हम उसे एक नाटकीय रूपांतरण पेश करते हैं। यह हमारी कल्पना है। तो साहित्य का केंद्रीय तत्व का भाव और कल्पना उसे प्रभावी रूप प्रदान करती है, परंतु कल्पना कभी कभी भाव से भी अपनी शक्ति को सशक्त बनाकर स्वतंत्र रूप में प्रदर्शन करने लगती है। तब साहित्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, हमारा भाव इतना बड़ा हो जाता है,
हमारी कल्पना भाव को ढक लेती है, हमारी जो भाव होती है वह छोटी पड़ जाती है और कल्पना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, जिससे साहित्यकार का साहित्य गौण होने लगता है। आगे लैटिन साहित्य से उत्पन्न जिस साहित्य का नाम है अक्षरों के साथ गठित लेखन, साहित्य आमतौर पर रचनात्मक कल्पना के कार्यों को संदर्भित करता है, जिसमें कविता, नाटक, कल्पना, गैर कल्पना, पत्रकारिता और कुछ उदाहरण में गीत भी शामिल हैं। हमने आपको बताया कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को गीत में गा के, दुष्यंत कुमार की कविता को गीत में गा करके आपको सुनाया। यह बड़ा ही जीवंत लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। तो आइए आगे देखिए। हमारा अगला जो भाषा की प्रकृति, भाषा के अपने गुण या स्वभाव भाषा की प्रकृति कहते हैं। जिस तरह मानव का स्वभाव होता है, उसी तरह सभी भाषाओं की स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो अभी हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा को सुन रहे हैं। तो भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। परंपरागत यानी हमारी जो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ का जो माहौल होता है वह एक भाषा का रूप धारण करके आता है। और अर्जित सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो अर्जित करते हैं वह हमारा भाषा। तो जीवंत भाषा बहते पानी की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। कथित जो मुंह से कहा जाए, लिखित जो हाथ से लिखा जाए। तो ये भाषा के दो रूप हैं। इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा अर्थात लिख करके पाठकों के बीच लाते हैं और हिंदी भाषा की प्रकृति यानी हिंदी भाषा का स्वरूप, रूप, स्वभाव, गुण। भाषा सागर की तरह चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहते पानी की तरह सदा होती रहती है। भाषा कथित और लिखित, हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बदलती है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हुई हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हिंदी भाषा की तुलसीदास हमारे महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। मैं आपको तुलसीदास की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर महाअभिमानी, करही अनिति जब नहीं भरणी, सीधही विप्रत धेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धनि विविध शरीरा, फलहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास ने अपने राम को केवल लिखा ही नहीं, अभी तो जिया है। सिर्फ उन्होंने रामचरितमानस लिखा ही नहीं, राम की महिमा को लिखा ही नहीं, उन्हें दिल से उसे जिया है, दिल पे दिया है। और तभी तो हमारे तुलसीदास
बिना बुलंद किए हुए वो भी पहुंच जाते हैं और पत्नी जब उन्हें डांटती है, फटकारती है और कहती है कि जितना हमसे लगाव होगा, अगर आप उठान से होता आप बहुत ही। तो अभी मैं बता रहा था रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास। तो जब जब हुई धर्म के नामी, बारही असुर महा अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरने, सीगहि विप्र भेव घर घर में, तब तब प्रभु कहीं विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। तो कैसे हमारे तुलसीदास ने अपने राम को केवल लिखा नहीं, जिया है, महसूस किया है। तुमसे उस हर स्थान पर पहुंचे हैं जहां राम की चरण रज पहुंची है। ऐसे ही रामचरितमानस की कल्पना उनके मन में नहीं हुआ। एक पत्नी प्रेमी तुलसीदास किस तरह मूड करते हैं, किस तरह मुड़ते हैं और भगवान राम की रचना करते हैं। तुलसी के राम के हृदय में से निकलकर सीधे उनकी लेखनी को छू पाए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भावों का लेखन में वही संबंध है जो बादल और वर्षा में है, और जो फूल और खुशबू में है, जो नदी और पानी में है। लेखक या कवि की कलम यदि अपनी रचना को जब तक अपना ध्येय, अपना सर्वस्व समर्पित नहीं करती, वो उसकी रचना में अधूरापन स्वतः ही लक्षित होता है। महाराज जैसे श्रीधर की कलम से जो पुष्प सृजित हुए हैं, उनमें लोक कल्याण की भावना एवं हृदय की कई केवल भावनाएं प्रकाशित हुई हैं। चाहे अपने प्रियजन को उन्होंने खो दिया, अपने अंतिम समय में विचित्रता को भी अंगीकार कर लिया, किंतु साहित्य ने अपना सर्वस्व, अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपनी वेदना को अपनी कमजोरी नहीं, अपने साहित्य सृजन की दिशा में एक विधिवत हथियार बनाया। महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पथ में हिंसा, रामा, अलोटी, भक्ति जैसे चरित्र उनके रचना के पात्र नहीं, अपितु उनके साहित्यिक पथ के साथी अधिक लगते हैं, जो उनके असाधारण मानवतावाद की कहानी कहते हैं। तो ऐसे हमारे हिंदी साहित्य का लेखन, ऐसे हमारे हिंदी साहित्य का परिकल्पना हुआ है। तो आइए आगे स्लाइड में हम देखते हैं अगली पंक्ति। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब कलम उठाता हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक सुंदर कविता सुनाने का प्रयास करता हूँ कि जब कलम उठाता हूँ कोरे कागज पर, लंबी चोंच वाली एक चिड़िया बैठी पाता हूँ। अपने कोरे कागज पर एक लंबी चोंच वाली चिड़िया का चित्र अंकित होता है। चोंच वह बोलती नहीं, फुदकती, बोलती नहीं, हिलती है न बोलती, चुपचाप घूमती है, बताती न नाम है, करती न काम है, फिर भी सुबह को बना देती शाम है। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कितनी सुंदर रचना की है। जब कलम उठाता हूँ, कोरे कागज पर कुछ भी नहीं लिखा है और मन का चित्रण होता है, मन की कल्पना कागज पर उतर के आती है कि एक लंबी चोंच वाली चिड़िया बन पाता है उस कागज में। वह न चोंच खोलती है, न फुदकती है, न बोलती है, न हिलती है, न बोलती है, चुपचाप मुखरी है, बताती न नाम है और करती न कोई काम है, फिर भी सुबह को करती शाम है। बहुत ही सुंदर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। और हम इस तरह देख पाते हैं कि हिंदी भाषा के विकास हेतु साहित्य की
जाहिर है कि जब से समाज का अस्तित्व इस दुनिया में है तभी से साहित्य का भी हमारा समाज और हमारा साहित्य का निर्माण आज से नहीं बहुत पुराना है और दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। डॉक्टर भीमदेव वार्ष्णेय के अनुसार साहित्य की भूमिका प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है। अब भ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता रहा है। 7वीं-8वीं शताब्दी के पदों में इसकी झलक देखी जा सकती है। साहित्यिक दृष्टि से पदबद्ध रचनाएं दोहे के रूप में सर्वप्रथम दिखाई देती हैं। राजाओं की प्रशंसा, कवि चारण, नीति व श्रृंगार इसी विधा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो नानक, रहीम, तुलसी ने भी अपने दोहों को इस हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज को सुधारने का कार्य किया है। आगे चलकर हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेन्द्र ने काल का विभाजन किया, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल रहा। इनमें भक्तिकाल साहित्य का स्वरूप कहलाया। भक्तिकाल जिस काल में सभी भक्ति रस में लिखने वाले कविता दोहे के कवि रहे, कबीरदास, सूरदास, रहीम जैसे अन्य भक्त थे। और देखिए हिंदी साहित्यकार में हमारा जो आधुनिक काल में प्राचीन युग, विमुक्ति युग, छायावाद युग, आधुनिक युग के रूप में विभाजित किया गया है। तत्पश्चात आधुनिक काल में कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, एकांकी, उपन्यास जैसी विधाओं को बहुत ख्याति मिली और साहित्य आज अपने इन ही सब विधाओं को समेटे अपने मुख्य उद्देश्य की ओर अग्रसर है। आज साहित्य का स्वरूप इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं। और आज का हमारा युवा वर्ग यह जो सुंदर कंप्यूटर की रचना हुई है, इसमें साहित्य, पुराने साहित्य को बहुत ही सुंदर जगह मिला है और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आगे अब इस स्लाइड में हम देख पाते हैं, आगे इस स्लाइड को देखें। रचनात्मक लेखन की भाषा में शब्दों का हर प्रयोग नवीन अर्थ देता है। रचनात्मक लेखन की भाषा में शब्दों और अर्थों की नवीनता बेहद जरूरी है। भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण उपकरण है। भाषा और हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण उपकरण है। रचनात्मक लेखन जो हम रचना करते हैं, सुंदर लेखन की, उसमें भाषा जिस तरह आभूषण का काम करती है। कोई स्त्री है और उसके ऊपर आभूषण नहीं है तो वह बहुत सुंदर दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह हमारा जो साहित्य है, हमारी भाषा में जो साहित्य है, यह आभूषण का काम करती है। और अगला स्लाइड आप देखेंगे, अगले स्लाइड में अगला स्लाइड भाषा के प्रयोग की एक विशेष विधि को साहित्य कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा के प्रयोग की कोई दूसरी विधि नहीं है जो विशिष्ट नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे सामान्य भाषा कहेंगे। सामान्य भाषा निश्चित स्थिर और रूढ़ अर्थों से बनती है। भाषा का प्रयोग एक विशेष विधि, हम किस तरह भाषा का प्रयोग करेंगे वही साहित्य होगा, वही हमारा साहित्य कहलाएगा। भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और भाषा के प्रयोग की कोई दूसरी विधि भी जो नहीं है, यही है हमारा भाषा का प्रयोग करने की विधि। तो आइए और देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खरी बोली ही भारत की राजभाषा हो गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्वपूर्ण को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और देखिए हिंदी
का महत्व धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन इतना बढ़ा, इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक उदाहरण है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी हिंदी भाषा और संस्कृति को देखने, सुनने और अपनाने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ में ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना होगा। और हमारा हिंदी हमारी मातृभाषा, हम भारतीय हिंदी का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा जो हिंदी है वह हमारी मातृभाषा है, वह हमारी माँ है, वह हमारी जननी है। आइए तो एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचालक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है, लेकिन हमारा जो हिंदी भाषा है उसे वह एक अलौकिक है, उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं। इसीलिए हमारे बातों महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो बोलने में, लिखने में सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सुंदर है और हिंदी में बहुत ही माधुर्य है। आइए, हिंदी भाषा संस्कृत की बड़ी बेटी कही जाती है। संस्कृत जिसे हम देव भाषा कहते हैं और संस्कृत की बड़ी बेटी हिंदी कही जाती है। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इनमें स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों को उनकी उच्चारण और स्थानादि की विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। ऐसा है हमारा हिंदी भाषा। आगे अगले स्लाइड को हम देखते हैं। हिंदी में जो रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, फणीश्वरनाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, अमृता प्रीतम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद, वात्स्यायन आगे। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता मैंने आपको पहले ही सुनाया था। कलम आज उनकी जयबूल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकारी जिन्ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जयबूल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मोड़को, कलम आज उनकी जयबूल। तो इसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपको स्वस्वर कंठ से संगीत निर्धार करके सुनाना चाहूंगा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उड़न रही लोलपट दिशाएं, जिनके सिंधुनाद से सहनी, जिनके सिंधुनाद से सहनी, धरती रही भेंट कलम आज
इतिहास बचाया, साक्षी है उनकी महिमा की, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल पवन आज उनकी जय बोल पवन आज उनकी जय बोल जो गणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो गणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह को कलम आज उनकी जय बोल धन्यवाद। तो ये था राष्ट्रपिता ध्यानचंद जयंती की सुंदर कविता, सुंदर रचना। देखिए हम लोगों का जो आपस का जो हमारा मानसिक संतुलन है, जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो। हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे तो कोई भी असहाय नहीं होगा, कोई भी नहीं गिरेगा। आइए एक और कविता रामधन सिंह दिनकर में सुनाना चाहूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। कवि ने लिखा है कि लोहा से बना हुआ पेड़ भी हरा होगा तो उसमें गान प्रेम का गाता चल। तो प्रेम भरो वह लोहे के पेड़ भी क्या होंगे, हरे होंगे। तो लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना डूबो आकाश भरा, कंकालों का हो भेद खप्परों से चाहे वो पटी भरा। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के साथ भक्त उड़े या अंधियारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावत लग पर चित्राता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, तू गान प्रेम का गाता चल। ऐसा हमारे रामधन सिंह दिनकर की रचना। दिनकर जी की रचनाओं की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनका जो सोच था वह परिवर्तनकारी था। इन्होंने कविताएं छायावाद से लिखना शुरू किया और नई कविता जैसे युगों से होकर गुजरी। उनकी कविता उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरा। दिनकर जी राष्ट्रवाद भावनाओं के तेजस्वी गायक रहे हैं। ऐसे थे हमारे राष्ट्रकवि रामधन सिंह दिनकर। बेगूसराय जिले से सिमरिया गांव के हमारे दिनकर जी। तो हमारा जो ये कविता है और मैंने आपको सुनाया, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अभी मैंने आपको अपना जो हमारा टॉपिक था, जो विषय था, हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन, ये मैंने आपको सुनाया और मुझे विश्वास है कि आपको सुंदर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से हम सभी लोग आज के आपके सेमिनार से बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से आपने जो आज हमें सिखाया, समझाया, हम अपने कक्षा शिक्षण में इन सभी विषयों का, इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करेंगे और इससे हम भी आशा करते हैं लाभान्वित होंगे और हमारे
आप सभी लोगों को